नमस्कार, मैं डॉक्टर पीएम त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद आईसीएस लखनऊ। आज आपसे बात करूंगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। जैसे ही हमारे देश में लोकसभा या विधानसभा के चुनावों की घोषणा होती है, हमारे सामने अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में, सोशल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या आदर्श चुनाव संहिता की बातें होने लगती है, जिसको संक्षेप में हम लोग बातचीत में केवल आचार संहिता भी कह देते हैं, लेकिन वास्तव में दरअसल यह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या आदर्श चुनाव संहिता है, जिसका निर्माण इलेक्शन कमीशन ने पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत करके एक संवाद और आपसी समझ के आधार पर इसे विकसित किया है। ये दरअसल चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के लिए क्या उन्हें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका एक मार्गदर्शक सिद्धांत होता है। इट इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस ऑफ डूज एंड डोंट्स व्हाट political parties and candidates are expected to do during the process of electioneering। तो जिस दिन से चुनाव आयोग चुनावों की अधिसूचना जारी करता है, ये आदर्श चुनाव आचार संहिता या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। अब अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो हम देख सकते हैं कि 1960s में, 1960 के दशक में पहली बार केरल विधानसभा के चुनाव में इसकी शुरुआत हुई। और उस समय जब इसकी शुरुआत हुई तो केरल में पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भारत में ये पहला प्रयोग था जब इलेक्शन कमीशन ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को अपनाया और इसे लागू किया। उसके बाद 1962 के लोकसभा के चुनावों में, उसके बाद 1967 और 1968 में इलेक्शन कमीशन ने पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत करके इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को और बेहतर बनाने का प्रयास किया। तो दरअसल जो ये आदर्श चुनाव आचार संहिता या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, ये इलेक्शन कमीशन और पॉलिटिकल पार्टीज के आपसी बातचीत, सहयोग और समझ पर आधारित, यानी कि ये किसी पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट या जनप्रतिनिधि अधिनियम या किसी कानून का हिस्सा नहीं है, और न ही तो ये राजनीतिक दलों पर बंधनकारी है, न ही ये विधि द्वारा प्रवर्तनीय है। इट इज नाइदर एनफोर्सेबल बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ नॉर बाइंडिंग अपॉन दी पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन चूंकि इसके ज्यादातर प्रोविजंस, इसके ज्यादातर प्राविधान कहीं ना कहीं किसी अन्य कानून में या जनप्रतिनिधि अधिनियम में या पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट जिसको कहते हैं, उसमें ये सारे प्रोविजंस कहीं ना कहीं पहले से हैं, तो बहुत सारी बातें इसकी कानून के दायरे में अपने आप आ जाती है। इस तरह से अगर आप देखें तो भारत में हरबंस सिंह जलाल एंड अदर्स ऑफ 2001 ये पहला मुकदमा था जबकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने एक लीगल रिकॉग्निशन दिया, एक विधिक मान्यता प्रदान की। उस बड़े ऐतिहासिक निर्णय का नाम यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस हरबंस सिंह जलाल 2001, यानी कि भारत संघ बनाम हरबंस सिंह जलाल 2001 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने आदर्श चुनाव आचार संहिता को विधिक मान्यता प्रदान। इस तरीके से अगर आप देखें तो हाल के दिनों में जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो उसके साथ ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोल्स, प्रिंट मीडिया और गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट को लेकर के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में बहुत सारे सुधार किए गए। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं, यानी कि इट इज अ सेट ऑफ डूज एंड डोंट्स, सेट ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस। तो इसमें क्या क्या मुख्य बातें हैं, इसको अगर हम देखें तो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट अथॉरिटीज आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम अनाउंसिंग एनी न्यू फाइनेंशियल ग्रांट्स, प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स वंस द इलेक्शन डेट्स आर अनाउंस्ड। एक बार जब चुनावों की घोषणा हो जाए तो फिर सरकार के जो मंत्री और अन्य पदाधिकारी हैं वो कोई नई वित्तीय अनुदान या नई परियोजना या योजना की घोषणा नहीं कर सकते। इवन द स्कीम्स दैट मे हैव बीन अनाउंस्ड बिफोर द एमसीसी और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट केम इनटू फोर्स बट हैव येट टू टेक ऑफ ऑन द ग्राउंड आर रिक्वायर्ड टू बी पुट ऑन होल्ड। और ऐसी योजनाएं भी जिनकी घोषणा तो पहले हो चुकी है लेकिन अभी वे जमीन के धरातल के यथार्थ पर नहीं काम कर रही हैं, अभी शुरू नहीं हुई हैं, उनको भी चुनाव तक रोक दिया जाता है। इसी तरीके से किसी भी नए परियोजना का उद्घाटन करना या फिर उसके लिए फाउंडेशन स्टोन यानी कि उसकी शुरुआत करना, इस पर भी रोक लगा दी जाती है। यूज ऑफ ऑफिशियल मशीनरी, व्हीकल्स एंड पर्सोनल फॉर कैंपेनिंग पर्पसेस, सरकारी मशीनरी का, सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों का, सरकारी सुविधाओं का, सरकारी वाहन का, सरकारी व्यवस्था का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है।
और ऑफिशियल विजिट्स को इलेक्शन कैंपेन के साथ नहीं जोड़ा जा सकता कि आप किसी सरकारी कामकाज के साथ अपने राजनीतिक गतिविधि को भी जोड़ दें, ऐसा नहीं किया जा सकता। इस तरीके से जो भी ऐसे कुछ ग्रांट्स या फंड्स हैं जिनको डिस्क्रिशनरी फंड या विवेकाधिकार के अधीन कोष कहते हैं, जिनमें कि मंत्री, सांसद, विधायक अपने विवेक से पैसा निकालकर किसी दूसरे के योजनाओं में खर्च कर सकते हैं, उन पर भी रोक लगा दी जाती है। गवर्नमेंट अकोमोडेशंस एंड बिल्डिंग शुड नॉट बी यूज्ड एज कैंपेन ऑफ। जो सरकारी भवन हैं, जो सरकारी कार्यालय हैं, जो सरकारी दफ्तर हैं, जो सरकारी निरीक्षण भवन हैं, इस प्रकार के सरकार की जगहों को चुनाव प्रचार के रुकने या चुनाव प्रचार के संबंध में इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी जाती। इस तरह से अगर हम बात करें तो कानूनी तौर पर तो आज भी ये कह सकते हैं कि यह विधि द्वारा, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, राजनीतिक दलों पर बंधनकारी नहीं है, लेकिन इसका बड़ा व्यापक और दूरगामी प्रभाव अवश्य पड़ता है। तो इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग एंड it is not enforceable by a court of law. It is neither justiciable nor binding, but it has far-reaching and a very sound impact on the free and fair elections. और इस तरह से हम देख सकते हैं कि हर बार चुनाव आने के ठीक पहले इस बात की शुरुआत हो जाती है कि आदर्श चुनाव आचार संहिता को और कैसे बेहतर बनाया जाए, इसको और कैसे प्रभावी बनाया जाए, और क्या कुछ नियम, कायदे, कानून और विधि व्यवस्था में संशोधन करके संविधान में कुछ ऐसी व्यवस्था जोड़ दी जाए जिससे कि ये चुनाव के जो राजनीतिक दल हैं उन पर ये बंधनकारी बन जाएं और हमारे राजनीतिक दल आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन करने के लिए बाध्य हो। इसके लिए बहुत सारी सिफारिशें तमाम समितियों ने की हैं और इस पर संसद की समिति ने भी ये सुझाव दिए हैं कि हम कैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को और बेहतर बना सकते हैं। इसी के साथ हम चुनावों से जुड़ी और ऐसी बेहतरीन और योग्य आपके लिए जानकारी होने लायक तमाम चीजों को लेकर आपके सामने आते रहेंगे ताकि आप जागरूक हो, मतदान करें और अपने वोट के साथ साथ चुनावी प्रक्रिया के बारे में जान सकें। धन्यवाद। जय हिंद।